पता कम है, पड़ताल ज्यादा है, उत्तर कम है, सवाल ज्यादा है। हमको तालियों की खुराक देते रहना। हम बच्चे कम, बवाल ज्यादा है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त वैष्णवी। और मैं हूँ निया सर्वत्र। तो चलिए आज के कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। पता है, मैं भी कुछ ही दिन पहले अपने भाई के बर्थडे में गई थी और अभी अप्रैल के ही महीने में मुझे कई सारे बर्थडेज और पार्टीज अटेंड करनी है। हाँ, अप्रैल है तो बहुत खास। मेरी मम्मी और मेरी छोटी बहन का भी जन्मदिन अप्रैल में ही आता है। मेरे एक छोटे भाई और एक बड़ी बहन का भी जन्मदिन अप्रैल में आता है। पता है, अप्रैल में अर्थ डे भी आता है। अर्थ डे एक वार्षिक आयोजन है जिसे हर साल 22 अप्रैल के दिन दुनिया भर में पर्यावरण की हालत की ओर जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। और निया, क्या तुम ये जानती हो कि इसकी स्थापना अमेरिकी सेनेटर जेराल्ड नेल्सन ने 1970 में एक पर्यावरण शिक्षा के रूप में की थी। अब इसे 192 से अधिक देशों में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ये तारीख नॉर्थ हेमिस्फीयर में स्प्रिंग के मौसम में और साउथ हेमिस्फीयर में शरद के मौसम में मनाई जाती है। जब बाहर से चुनके आते थे, संयुक्त राष्ट्र में पृथ्वी दिवस को प्रत्येक वर्ष मार्च इक्विनॉक्स के टाइम मनाया जाता था। वैष्णवी, तुमने हमें अर्थ डे की शुरुआत कैसे हुई यह तो बता दिया, लेकिन अर्थ डे का महत्व क्या है? अर्थ डे का महत्व ये है कि इस दिन ग्लोबल वार्मिंग के बारे में एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट से पता चलता है कि हमें अपने एनवायरमेंट को कैसे बचाना है और इसके अच्छे होने के लिए हम क्या क्या कदम उठा सकते हैं, जैसे कि पेड़ लगाना, पेपर को कम यूज करना और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का यूज करना, साथ ही साथ आसपास जाने के लिए साइकिल का यूज करना। और मेरे पास आज कुछ मजेदार फैक्ट्स भी हैं अर्थ डे के बारे में। चलो मैं तुम्हें इनके बारे में बताती हूँ। बिल्कुल। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारी यह धरती यानी यह पृथ्वी 450 करोड़ साल पुरानी है। कहा जाता है कि पृथ्वी के कोर यानी केंद्र में इतना बड़ा सोने का भंडार है कि अगर उस सभी सोने को धरती के ऊपर फैलाया जाए तो 1.5 फीट का परत बन जाएगा। सच में? इतने सारे सोने से तो मैं अपने लिए कई गहने बनवा सकती हूँ। हाँ बिल्कुल निया। वैज्ञानिकों के अनुसार मनुष्य के आगमन से पहले इस धरती पर लगभग 15 करोड़ साल तक डायनासोर का युग था, लेकिन एक एस्ट्रॉयड के टकराने से धरती पर चारों तरफ तबाही फैल गई। पृथ्वी आग के गोले में तब्दील हो गई, जिसकी वजह से पृथ्वी से डायनासोर विलुप्त हो गए। वैज्ञानिकों का मानना है कि शुरुआती दिनों में धरती पर पेड़ नहीं पाए जाते थे, लेकिन पेड़ जितने ही बड़े बड़े मशरूम हुआ करते थे। मुझे तो मशरूम बहुत पसंद है, मैं तो सब खा जाती। हम सब तो जानते ही हैं कि सूर्य का तापमान बहुत ही ज्यादा है, लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि हमारी इस धरती के अंदर का तापमान भी सूर्य के तापमान के बराबर है? वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले 100 करोड़ साल में सूर्य का तापमान और बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से पृथ्वी में मौजूद सभी महासागर सूख जाएंगे और धीरे धीरे पृथ्वी से ग्रीन हाउस इफेक्ट भी खत्म हो जाएगा, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान 400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। क्या मतलब हमारी धरती एक छोटे से सूरज में बदल जाएगी? सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं, लेकिन पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसका नाम भगवान के नाम पर नहीं है और अन्य सभी 7 ग्रहों का नाम रोमन देवी और देवताओं के नाम पर है। वैज्ञानिकों का शोध बताता है कि इस ब्रह्मांड में जितने तारे मौजूद हैं, उससे कहीं ज्यादा हमारी धरती पर वायरस मौजूद होते हैं। अरे बाप रे, मैं अभी हाथ धोने जा रही हूँ। अच्छा, मुझे भी अर्थ डे पर एक कहानी आती है, तो मैं आप सभी को वह कहानी सुनाती हूँ। एक समय की बात है, 2 गांव थे, चौधरपुर और होशियारपुर। दोनों ही गांव के मुखिया बहुत अच्छे दोस्त थे, एक चौधरी जी और दूसरे तेज प्रताप जी। दोनों अपने अपने गांव से बहुत प्रेम करते थे। वह सिर्फ अपने गांव की उन्नति और तरक्की की बातें करते थे। दोनों गांव हरे भरे और फल फूल से लदे थे। एक बार एक शहरी लड़के ने उन्हें एक प्रस्ताव दिया कि वह अपने गांव के सभी पेड़ों की लकड़ी दे दें और उसके बदले वह उन्हें बहुत सारे रुपए देंगे। तेज प्रताप जी ने उनके इस प्रस्ताव को एकदम ठुकरा दिया। वहीं दूसरी ओर
चौधरी जी ने पैसों के लालच में उसे स्वीकार कर लिया। जब तेज प्रताप जी को इस बारे में पता चला, तब वह चौधरी जी के पास गए। उन्होंने उन्हें समझाया, मित्र, जितना प्रिय मुझे अपना गांव है, उतना ही तुम्हारा गांव भी है। इसलिए सलाह दे रहा हूं कि चंद पैसों के लालच में अपने गांव के पेड़ मत कटवाओ, वह विनाशकारी हो सकता है। मित्र के लाख समझाने पर भी चौधरी जी नहीं माने और उन्होंने लकड़ी के लिए सारे पेड़ कटवा दिए। कुछ ही महीनों में चौधरपुर में सबको सांस लेने में तकलीफ होने लगी और पेड़ ना होने के कारण पर्यावरण दूषित होने लगा और बारिश भी होनी बंद हो गई, जिसके कारण उनके सारे खेत सूख गए और जमीन बंजर हो गई। उनके पूरे गांव में भूखमरी फैल गई। लोगों के पास न खाने को खाना था और ना ही पीने को पानी। तेज प्रताप जी को जब चौधरपुर की इस अवस्था के बारे में पता चला, तब वह तुरंत ही चौधरी जी के पास गए। मैंने कहा था ना, पेड़ कटवा कर तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। देखो अब क्या हाल हो गया है इस गांव का। चौधरी जी ने कहा, मित्र, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारी बात सुन लेनी चाहिए थी, परंतु अब मुझे और चौधरपुर को तुम्हारी सहायता चाहिए। हमारी मदद करो मित्र। तेज प्रताप जी अपने मित्र की सहायता करने के लिए बिल्कुल नहीं हिचकिचाए। उन्होंने चौधरी जी और पूरे चौधरपुर को कुछ दिनों के लिए अपने गांव में शरण दे दिए। धीरे धीरे सभी गांववासी मिलजुल कर खूब सारे पेड़ पौधे लगाने लगे और फिर से गांव को हरा भरा कर दिया और पृथ्वी की रक्षा करने का प्रण लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि पेड़ पौधों से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं है। यदि धरती माँ हरी भरी रहेंगी, तभी तो हमारा पालन पोषण करेंगी। पृथ्वी का अस्तित्व हमारा अस्तित्व है। वाह निया, तुम्हारी यह कहानी तो बहुत अच्छी थी। यह तुमने कहाँ पढ़ी? जब मैं लाइब्रेरी गई थी, तब मैंने इसे एक किताब में पढ़ा था। लाइब्रेरी होती है किताबों का भंडार और किताबें ज्ञान का भंडार। सही बोला तुमने। इससे मुझे याद आया कि आज तो वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे भी है। हर साल 23 अप्रैल को दुनिया भर में विश्व पुस्तक और कॉपीराइट डे किताबों के महत्व को बताने के लिए मनाया जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य किताबों को पढ़ना, उनका प्रकाशन तथा प्रकाशन से संबंधित अधिकारों को पूरी दुनिया में बढ़ावा देना है। इसकी कल्पना 1922 में बार्सिलोना में सर्वांटिस पब्लिशिंग हाउस के निर्देशक विसेंट क्लावेल ने लेखक मिगुएल दे सर्वांटिस को सम्मानित करने के लिए और पुस्तकों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए की थी। यह सर्वप्रथम 7 अक्टूबर 1926 को मनाया गया था, जिसके बाद इसे 1930 में सर्वांटिस के जन्मदिन 23 अप्रैल को शिफ्ट कर दिया गया। यह उत्सव कैटलोनिया में बहुत लोकप्रिय है, जहां इसे सेंट जॉर्डीज डे या द डे ऑफ बुक्स एंड रोजेस के नाम से भी जाना जाता है। पढ़ना, प्रकाशन और प्रकाशनाधिकार को पूरी दुनिया में लोगों के बीच में बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को द्वारा सालाना आयोजित किया जाने वाला ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। निया, तुमने जो इन्फॉर्मेशन शेयर करी उसके लिए थैंक यू। अब किताबों की बात चली है तो मैं भी किताबों पर एक कविता लेकर आई हूँ। मैं उसे सुनाऊं? बिल्कुल। सफलता का मार्ग है किताबें, योग्य बनते तुम इनको पढ़ के, जीवन के समस्त रहस्य जानते पुस्तकों का अध्ययन करके। अमीर हो या फिर हो गरीब, ये भेदभाव नहीं किसी से करती, जो इसको घनिष्ठ मित्र बनाता उसकी झोली खुशियों से भरती। अरे वाह, यह कविता तो बहुत प्यारी थी। यह मेरे स्कूल में एक बच्चे ने सुनाई थी। अरे वाह भाई वाह, वह बच्चा तो बड़ा क्रिएटिव है। आजकल बहुत बच्चों में इतनी क्रिएटिविटी देखने को मिलती है। हमें बच्चों में क्रिएटिविटी और इनोवेशन को बढ़ावा देना चाहिए। इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आ रही हैं डॉक्टर रूपाली श्रीवास्तव, जो डीपीएस नोएडा में संस्कृत की अध्यापिका हैं। हेलो दीदी, आपका स्वागत है हमारे बाल कार्यक्रम में। धन्यवाद वैष्णवी, धन्यवाद निया। इसी के साथ हम आपसे अपना पहला प्रश्न पूछना चाहेंगे। आजकल के बच्चों में हमें बहुत क्रिएटिविटी देखने को मिलती है, पर क्या हर बच्चे को अपनी क्रिएटिविटी दर्शाने का मौका मिलता है?
इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगी? अगर आजकल के बच्चों की बात की जाए निया, तो बच्चे को बोलते हैं ना, टैलेंट की, प्रतिभा की खान है, भर भर के उनके अंदर प्रतिभा है। केवल ज़रूरत है उस नज़रिए की जो उनको पहचान सके। और जब बात है कि हर बच्चा हमें क्रिएटिव दिखाई देता है, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है स्कूल्स और कॉलेजेस का उनके साथ लगे रहना। बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ढेरों एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन तब भी कभी ऐसा होता है कुछ बच्चे बच जाते हैं जो अपनी प्रतिभा नहीं दिखा पाते। तो उसके लिए हमें थोड़ा और नीचे आकर हर क्लास लेवल पर भी इस तरह के फंक्शंस, इवेंट्स करने चाहिए। और जब आप इस तरह से हर बच्चे को अपनी क्रिएटिविटी या अपना टैलेंट या अपनी प्रतिभा बाहर निकालते देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि उसकी कल्पनाशीलता में, उसकी क्रिएटिविटी में, उसके व्यक्तित्व की वास्तविक झलक दिखेगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने दीदी। अगर किसी व्यक्ति को सही मंच मिले तो उसका टैलेंट उभर के बाहर आ सकता है। छोटे छोटे बच्चों में ऐसी सोच को कैसे और किन किन एक्टिविटीज के द्वारा बढ़ाया जा सकता है? देखो वैष्णवी, तुमको भी पता होगा कि जब तुम लोग एडमिशन लेने के लिए, जब छोटे से बच्चे होते हो, क्लास नर्सरी के लिए एडमिशन के लिए आते हो, तो जब वहाँ बैठाए जाते हैं तो टीचर्स आपसे डायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछते हैं। वो आपको अलग अलग रंगों की दुनिया में ले जाते हैं, कभी बहुत सारे ब्लॉक्स रख दिए जाते हैं। तो वो क्यों होता है? ताकि हर बच्चा जो उसके अंदर टैलेंट है वो उसके माध्यम से आपके प्रश्नों का उत्तर दे सके। तो ये जो इस तरह की एक्टिविटी की शुरुआत जो हम बचपन में 3 से 4 साल की उम्र में कर देते हैं, उसे हमें हमेशा 17 ईयर्स तक बरकरार रखना चाहिए, ताकि हम उसके माध्यम से बच्चे की चीज़ को पकड़ सकें, उसकी प्रतिभा को जान सकें और तब उस पर काम कर सकें। और ऐसी ही कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो क्लास में हमेशा सक्सेसफुल होती हैं, जिसमें से कहानी बुनो एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है, जिसमें आप पूरी क्लास को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित कर सकती हैं। बच्चा जब कहानी बुनना शुरू करता है तो उसके दिमाग में कल्पना के घोड़े दौड़ने लगते हैं, साथ ही साथ वो विजुलाइज करना शुरू करता है, शब्दों से खेलता है, उसके बाद उसको मज़ा आना शुरू होता है, रुचि लेना शुरू करता है, फिर वो सब्जेक्ट से प्रेम करने लगता है। तो ये हम लोगों के लिए ज़रूरी है, शिक्षकों के लिए, कि वो क्लास को रुचिकर बनाएं। तो जैसे हम स्टोरी वीविंग करा सकते हैं, उसके अलावा हम ट्विस्ट द टेल कर सकते हैं कि कहानी के अंत को आप क्या मोड़ देना चाहते हैं। उसी प्रकार हम गीत, अभिनीत, बच्चे कविताएं पढ़ते हैं, उनसे बोलिए इसको थोड़ा मंचन करके दिखाओ, तो बच्चों को उसमें बेहद आनंद आता है। हर बच्चा शाहरुख खान बनना चाहता है, तो वो अपनी पूरी एक्टिंग स्किल वहाँ निकाल के आपके सामने रख देता है। तो ये कुछ तरीके ऐसे हैं जिनसे हम बच्चों की वास्तविकता, उनके टैलेंट, उनकी प्रतिभा को सबके सामने ला सकते हैं, इन छोटी छोटी रोचक गतिविधियों के द्वारा। बिल्कुल ठीक कहा दीदी आपने। पेरेंट्स क्या कर सकते हैं कि अपने बच्चों में वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के थ्रू उनके टैलेंट को बाहर निकाल सके? देखो बच्चे, जहाँ तक पेरेंट्स का सवाल है, तो पेरेंट्स के साथ बच्चा बहुत समय गुजारता है। बातचीत के जरिए, तरह तरह के काम के जरिए हम पहचान सकते हैं कि बच्चे की रुचि किसमें है ना। अगर बच्चा चाहता है कि वो रंगों से खेले, बच्चा चाहता है कि वो थोड़ी एक्टिंग करे, बच्चा डांस में इंटरेस्ट ले रहा है कि म्यूजिक में ले रहा है, वो किस तरह के शोज टीवी पे देख रहा है, ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनके जरिए हम जान सकते हैं कि हमारे बच्चे की रुचि किस तरफ है। तो पेरेंट्स को उस पर काम करना चाहिए। और जैसे तुम सब जानते हो कि एक पौधे को पनपने के लिए हवा, पानी, धूप सब चाहिए होता है, वैसे एक बच्चे को विकसित करने के लिए उसके माता पिता का साथ, शिक्षकों का साथ बेहद ज़रूरी होता है, जो इसे एक स्वस्थ माहौल देता है। और जब स्वस्थ माहौल मिलता है तो बच्चा अपनी क्रिएटिविटी खुद भी जहाँ पहचान लेता है, और फिर साथ में उसके माता पिता जैसे जौहरी और शिक्षक जैसे पारखी होते ही हैं। थैंक यू दीदी आपकी इस अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के लिए। मैं भी अपने क्लास में, क्योंकि मैं क्लास मॉनिटर हूँ, मैं भी ट्राई करूंगी कि मैं अपने साथियों का टैलेंट अलग अलग एक्टिविटीज के थ्रू बाहर निकालूं और हम भी बाहर डिबेट कॉम्पिटिशन, स्पीच कॉम्पिटिशन्स में जा पाएं। दीदी, जैसे आजकल काफी पेरेंट्स अपने बच्चों को काफी एक्टिविटीज में डालते हैं तथा उनके पैशन पर ध्यान देते हैं, परंतु कुछ होते हैं जो अपने बच्चों और उनके सपनों को समझ ही नहीं पाते। ऐसे पेरेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? क्या आपके नज़रिए में यह व्यवहार ठीक है? उनको बस मेरा सुझाव देना चाहूँगी कि बच्चे को पहले आप पहचानिए, उसको देखिए कि उसकी रुचि क्या है। अगर बच्चे का रुझान है इंजीनियर बनने का तो वो बनेगा, अगर उसका रुझान पेंटर बनने का है तो आपको सहयोग करना पड़ेगा। और पेरेंट्स को ये समझना बेहद ज़रूरी है, मतलब जो उनका साथ है बच्चों के लिए, वो उनके अंदर आत्मविश्वास भर देता है। सभी पेरेंट्स को ये समझना होगा कि बच्चे पर यदि केवल और केवल पढ़ाई का बोझ डाला जाए तो वह अपनी रचनात्मक शक्ति को कहीं खोने लगता है, उसका दिमाग थकने लगता है।
तो उसको अच्छा माहौल देने के लिए पेरेंट्स का साथ बहुत ज़रूरी है। अगर सचिन तेंदुलकर के माता पिता ने भी ऐसा ही सोचा होता कि नहीं सिर्फ इसको पढ़ाना ही है, तो आज वो गॉड ऑफ क्रिकेट नहीं होते, है ना। आपने मार्क जुकरबर्ग का नाम सुना है, बिल गेट्स का नाम सुना है, ये लोग यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट होकर भी आज वर्ल्ड के 10 सक्सेसफुल रिचेस्ट पर्सनालिटीज़ में अपना नाम नहीं शामिल करा पाते। तो बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स को ये समझना कि बच्चों को उनका साथ चाहिए, उनका हौसला चाहिए, ताकि हर बच्चा आत्मविश्वास से लबालब भरा रहे। सही कहा आपने, पेरेंट्स का साथ बच्चों की सबसे बड़ी ताकत होती है। दीदी, बच्चों के अंदर टैलेंट को बाहर लाने में हॉबीज का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो क्या आपके अंदर भी कोई ऐसी हॉबीज थी जो आप आज तक फॉलो करती हैं? हाँ बिल्कुल, मुझे बचपन से ही अभिनय करने का बहुत शौक था। तो मैं अपने स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह काफ़ी अभिनय करने का अवसर भी मिला। और आज भी जिस स्कूल में मैं पढ़ा रही हूँ वहाँ एक ड्रामेटिक्स क्लब है जिसका नाम मुखौटे है, तो उसकी मैं इंचार्ज हूँ, उसको संभालती हूँ। और उसमें 350 से 400 बच्चे हैं, जिनके कारण मेरा जो ये टैलेंट है या जो ये पैशन है या जो हॉबी है वो आज तक बरकरार है। वैष्णवी, निया, तुमने मुझसे तो बहुत सारे प्रश्न किए, मेरी हॉबीज भी पूछी, और जरा अपनी भी बता दो। मुझे भी आपकी तरह अभिनय करने का बहुत शौक है। मुझे डांस और ड्राइंग का बहुत ज्यादा शौक है। और रिसेंटली एक डांस कंपटीशन हमारे स्कूल में ऑर्गेनाइज किया गया था जिसमें मुझे 2nd पोजीशन मिली थी। अरे वाह, तो सारी प्रतिभा की खान यहीं पर बैठी है वैष्णवी और निया के रूप में। दीदी, हॉबी और पढ़ाई दोनों ही बहुत जरूरी होती हैं। इन दोनों को कैसे बैलेंस करें? देखो बेटा, इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करने का तरीका होता है सही टाइम मैनेजमेंट। बच्चा अगर समय पर पढ़ाई कर रहा है और उसके बाद जो उसके पास समय है उसमें वो अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकाल रहा है तो कोई हानि नहीं है। लेकिन अगर वो नहीं समझ रहा है तो उसको समझाने का जो वो है रोल है, जो उसकी जिम्मेदारी है, वो उसके पेरेंट्स और शिक्षकों की है कि उसको कैसे समझाएं। हर बच्चे के अंदर हम ये नहीं सोच सकते कि ये पढ़ नहीं रहा है तो ये नालायक है ना। आप लोगों ने वो कहानी सुनी होगी राजा सुदर्शन की, जिसमें उनके 4 बेटे हैं और वो सोचते हैं कि इनको पढ़ना लिखना है ही नहीं, ये केवल कुछ ना कुछ कभी कलाकारी करते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो बिल्कुल परेशान हो गए। उन्होंने अपने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि भाई कोई है जो मेरे बच्चों को लायक बना दे। तो वहाँ पंडित विष्णु शर्मा नाम के विद्वान भी थे। उन्होंने कहा बिल्कुल मैं ले जाऊंगा इनको और 6 महीने के भीतर आपके बच्चों को योग्य बना के दूंगा। वो उनको लेकर गए तो उन्होंने पहले बच्चों को पहचाना, तरह तरह की कहानियों के माध्यम से उनके अंदर छिपी काबिलियत को निकाला और फिर उनकी पढ़ने के प्रति रुचि भी जगा दी। और साथ में वो जो अपना अलग काम कर रहे थे, क्रिएटिव जो उनका एरिया था, उसमें भी वो बच्चे कायम रहे। तो बस समझने की जरूरत है, नजर को हमें इतना पारखी रखना पड़ेगा कि सामने बच्चा क्या चाहता है वो हम समझ सके। दीदी, हम अपने अंदर की क्रिएटिविटी और हॉबीज को कैसे निखारें और इसके लिए हमें क्या क्या कोर्सेज और क्या एक्टिविटीज करनी चाहिए? देखो बच्चे, अभी जैसे समर ब्रेक आने वाला है तो समर ब्रेक में बहुत सारी वर्कशॉप्स चलती हैं। स्कूल्स भी तरह तरह की वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं। उसमें बहुत सारे जो क्लब्स होते हैं, चाहे वो आपका ड्रामेटिक्स का हो, म्यूजिक का हो, स्पोर्ट्स के लिए हो, तो वो सब आपको बहुत सारा प्लेटफॉर्म देते हैं। तो उन जगहों पे एडमिशन लेने की कोशिश करनी चाहिए। उसमें एडमिशन भी मिल जाता है, थोड़ा बहुत टेस्ट होता है, वो करके बच्चा उसमें एडमिशन ले सकता है। और तब जा कर के उसको ये मौका मिलता है कि अभी तो वो छोटा है, 17-18 साल के तक होते होते बच्चे उस चीज़ में बिल्कुल निपुण हो जाते हैं। अभी आपकी उम्र क्या होगी वैष्णवी? 13 साल? यस मैम। तो 13 साल की उम्र से अगर आपने किसी भी वर्कशॉप को करना शुरू किया और आपको उसी में जाना है आगे और आप उसमें हर साल कुछ ना कुछ इन्हांस कर रही हैं, तो फिर वो बड़े होते होते आपके लिए आपकी मुख्य उपलब्धि बन जाती है। तो उस तरह से हमें छोटी वर्कशॉप्स करना चाहिए, अपने अंदर उन चीज़ों को खोजना चाहिए, कुछ किताबें पढ़नी चाहिए, उस तरह के लोगों के इंटरव्यूज़ को सुनना चाहिए, तो आप काफ़ी अच्छे से उस दिशा में बढ़ सकती हैं। थैंक यू दीदी। अब मैं अपने अंदर के टैलेंट और पैशन को निखारने की पूरी कोशिश करूंगी। जैसे आप भी एक टीचर हैं, आप अपने छात्रों में क्रिएटिविटी और इनोवेशन को कैसे प्रोत्साहित करती हैं? क्रिएटिविटी और इनोवेशन को प्रोत्साहित करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती है कि हम हमेशा ही कुछ ना कुछ एक्टिविटी क्लास में कराएं। हम जो भी लेसन पढ़ा रहे हैं, जो भी पाठ पढ़ा रहे हैं, उसी के माध्यम से हर एक बच्चे के अंदर छिपी प्रतिभा को हम पहचान लेते हैं। क्लास में पढ़ाते समय अगर मैंने पूछा कि भाई ये जो किरदार आप पढ़ रहे हैं ये किस किस तरह के रोल कर सकता है, क्या क्या चीज़ें हैं, तो उसी के समय मुझे समझ में आ जाता है कि अच्छा ठीक है, ये बच्चा बोलने में बहुत अच्छा है, इसके एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे हैं, ये इस तरह से काम कर रहा है। तो बच्चों में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए उनके पास प्रश्न दे के छोड़ दीजिए, उनको बोलिए कि इसके बारे में सोचो और बताओ।
कभी क्लास को हम पलटी कक्षा के रूप में भी तब्दील कर लेते हैं। पलटी कक्षा समझते हो तुम दोनों? नहीं दीदी। कभी कभी क्लास में पलटी कक्षा करने का मतलब होता है कि हम बच्चे को टीचर बना दे रहे हैं और हम खुद बैठ जा रहे हैं। तो जब बच्चा खुद पढ़ाने आता है तो उसके अंदर की ढेरों चीजें आती हैं, वो एक्सप्रेशन भी दे रहा है, पढ़ा भी रहा है, समझा भी रहा है, सबसे इंटरेक्शन भी कर रहा है। तो उस समय जो ये इनोवेशन है, जिसको हिंदी में नवाचार कहते हैं, वो बिल्कुल सही शब्दों में परिभाषित होता है। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ को, इस तरह के इनोवेशंस को मैं हमेशा अपने क्लास में प्रोत्साहित करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि जो भी एक्टिविटी हो वो सामूहिक रूप से हो, किसी एक या दो बच्चे का भला ना हो, मैक्सिमम लोगों का, अधिकांश बच्चे उससे लाभान्वित हो सकें। वाह दीदी, अगर हर अध्यापिका ऐसे ही सोचे तो हमारे भारत का कितना विकास होगा। और अगर हमें ऐसी टीचर्स मिल जाएं तो हमारा कितना विकास होगा। सच में। थैंक यू दीदी, आपने हमें इतनी सारी जानकारी दी। हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। निया और वैष्णवी, तुमने बहुत अच्छे प्रश्न पूछे और मुझे दिख रहा है कि कल का भारत कितना ब्राइट है। थैंक यू सो मच दीदी। थैंक यू सो मच दीदी, आपका यहाँ आने के लिए। हमारे स्टूडियो में एक दीदी आई है, मीनू त्रिपाठी दीदी, और पता है आज वो हमें कहानी सुनाने वाली हैं। पूछो कौन सी? कौन सी? बिल्ली और तोते की कहानी। तो कोई सुनना चाहेगा? हाँ, मैं सुनना चाहूंगी। तो चलो सुनते हैं कहानी। बच्चों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है किट्टू बिल्ली और मिट्ठू तोते की। पता है, आज साल का पहला दिन है और किट्टू बिल्ली बहुत उदास है। किट्टू बिल्ली को आजकल घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ना तो पीहू और ना ही उसके मम्मी पापा उसके साथ खेलते हैं। जानते हो, सबका ध्यान कई दिनों से उससे हटकर घर में आए नए मेहमान की ओर लग गया है। और वो नया मेहमान जानते हो कौन है? लंबी पूंछ वाला हरे रंग का तोता। उस तोते को सब मिट्ठू मिट्ठू कहकर बुलाते हैं, उसके साथ खेलते हैं। किट्टू बिल्ली भी उसके साथ खेलना चाहती है, पर सब मिट्ठू तोते को उसकी पहुंच से दूर रखते हैं। पता है, जिस दिन मिट्ठू घर आया था उसी दिन किट्टू भी सबकी गोदी में चढ़ चढ़कर उछल उछल कर उसे देखना चाहती थी, मिट्ठू से दोस्ती करना चाहती थी। पर मिट्ठू तोता ना तो किट्टू बिल्ली से दोस्ती करना चाहता है और ना ही उसकी शक्ल देखना चाहता है। किट्टू उसके पास कभी आती भी है तो वह उसे दूर से ही देखकर अपने पंख फड़फड़ाकर टे टे करके उसे अपने से दूर रहने को कहता है। फिर क्या हुआ? एक दिन किट्टू की मिट्ठू को देखने की उछल कूद देखकर पीहू ने सोचा कि चलो आज मिट्ठू और किट्टू की दोस्ती करवा दी जाए। पीहू ने मिट्ठू को अपने हाथों में लिया और किट्टू के सामने उसे रखते हुए बोली, मिट्ठू, ये किट्टू बिल्ली है, तुम्हारी तरह ये भी इसी घर में रहती है, चलो इससे दोस्ती करो। फिर क्या हुआ जानते हो बच्चों? मिट्ठू से दोस्ती करने की बात सुनकर किट्टू तो बहुत खुश हुई, लेकिन उसके ज्यादा जोश में आ जाने से सारा मामला बिगड़ गया। उत्साह में किट्टू ने मिट्ठू पर ऐसा झपट्टा मारा कि सब डर गए, पीहू भी डर गई। पापा ने किट्टू से मिट्ठू को अलग करते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है इनकी दोस्ती करवाने की, इस किट्टू का कोई भरोसा नहीं। बच्चों, पीहू की मम्मी भी किट्टू पर गुस्सा होते हुए बोली, जाओ यहाँ से और खबरदार जो कभी इसके पास आई। मिट्ठू बेचारा डर कर कांपने लगा था। किट्टू ने म्याऊ म्याऊ करके सबको लाख सफाई दी कि वो तो मिट्ठू के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ा रही थी, पर किसी को उस पर विश्वास ही नहीं हुआ और तब से मिट्ठू को किट्टू से दूर रखा जाने लगा। बच्चों, फिर भी बच्चों, किट्टू ने मिट्ठू से दोस्ती करने का प्रयास नहीं छोड़ा। किट्टू मिट्ठू से दोस्ती कराने के लिए रोज पीहू को खूब पटाती, उसके पाँव में लोटती, पर पीहू को किट्टू की उस दिन की हरकत याद आ जाती और साथ ही याद आती पापा की हिदायत कि इस किट्टू का तो कोई भरोसा नहीं, इसे हमेशा मिट्ठू से दूर रखना। एक दिन किट्टू ने सोच लिया कि आज चाहे जो भी हो जाए
वो खुद ही मिट्ठू से दोस्ती करेगी। वो देर तक सोचती रही कि आखिर वो ऐसा क्या करे कि मिट्ठू उसका दोस्त बन जाए। बच्चों, बहुत सोचने के बाद उसे मिट्ठू को हरी मिर्च खिलाने का ख्याल आया। किट्टू ने कई बार पीहू को फ्रिज से हरी मिर्च निकालकर मिट्ठू को खिलाते देखा था। मिट्ठू हरी मिर्च खाकर खूब खुश होता था, इधर से उधर खूब फुदकता भी था। फिर क्या था बच्चों, किट्टू ने भी फ्रिज खोला और हरी मिर्च खोजने के चक्कर में सब कुछ उलट पुलट कर दिया। दूध का पतीला नीचे गिर गया और सारा दूध साफ सुथरी फर्श पर फैल गया। उस दिन पीहू की मम्मी से किट्टू को खूब डांट पड़ी। डर कर बेचारी किट्टू म्याऊं म्याऊं करते हुए कुर्सी के नीचे दुबक कर बैठ गई। जानते हो बच्चों, मिट्ठू से दोस्ती का ये आइडिया तो फ्लॉप हुआ, पर किट्टू ने हार नहीं मानी। उसे एक और आइडिया आया। उसने पीहू को मिट्ठू से बातें करते देखा था। पीहू जब मिट्ठू को बोलना सिखाती तो मिट्ठू खूब खुश होता और गोल गोल घूमकर नाचता, तो वो बहुत प्यारा लगता। बस फिर क्या था बच्चों, किट्टू ने भी सोच लिया कि वो मिट्ठू को बोलना सिखाएगी। किट्टू मिट्ठू के पास गई और बोली म्याऊं म्याऊं। किट्टू की म्याऊं म्याऊं सुनकर मिट्ठू ने तो अपने पंख जोर से फड़फड़ाए और टेटे बोलने लगा। किट्टू म्याऊं म्याऊं की जगह टेटे सुनकर हैरान हो गई। उसने कई बार बोला म्याऊं, पर मिट्ठू ने तो टेटे की ही रट लगा ली। घर वाले शोर सुनकर आए तो देखा मिट्ठू मियाँ डर के मारे इधर उधर उड़ता हुआ रोशनदान पर जा बैठा था और डर से थर थर कांप रहा था। बच्चों, उस दिन किट्टू को एक बार फिर जोरदार डांट पड़ी तो वो बहुत दुखी हुई और उसने मिट्ठू के पास उस दिन से जाना छोड़ दिया। मिट्ठू जहां भी होता वो वहां नहीं जाती। गलती से आ भी जाती तो उसे देखकर झटपट अपना रास्ता बदल लेती। पूरे घर में अब मिट्ठू आजादी से घूमने लगा। आज नया साल था, इसलिए मिट्ठू मियाँ नए साल की खुशी मनाने घर के बगीचे में आ गए। और जानते हो क्या हुआ बच्चों, एक पेड़ की डाल पर बैठकर मिट्ठू गाना गाने लगा। उसका गाना किट्टू को बहुत अच्छा लगा और वो चुपके से बरामदे में आ गई। किट्टू को बाहर निकलते देख पीहू भी उसके पीछे पीछे आई और तभी पीहू की नजर बगीचे की दीवार पर बैठे एक बाज पर पड़ी। पेड़ की इस टहनी से उस टहनी पर फुदकते मिट्ठू को बाज घूर रहा था। बच्चों, बाज के खतरे को भांपकर पीहू चिल्लाकर दीवार पर बैठे बाज की ओर दौड़ी। बाज तेजी से उड़ा, मिट्ठू की ओर झपटा। किट्टू गर्दन तिरछी करके मामले को समझने की कोशिश कर ही रही थी। पीहू के चिल्लाने और बाज को मिट्ठू की ओर आते देखकर वो चौकन्नी हुई और इससे पहले कि बाज मिट्ठू को अपनी गिरफ्त में ले ले, किट्टू बाज की ओर झपट पड़ी। फिर क्या हुआ जानते हो बच्चों, घबराए हुए मिट्ठू को पीहू ने संभाला और हमलावर बाज को किट्टू ने। किट्टू के हमले से बचते हुए बाज वहां से निकल भागा और दूर, बहुत दूर उड़ता चला गया। किट्टू ने मिट्ठू को डांटा, म्याऊं म्याऊं। इस बार उसकी म्याऊं से ना मिट्ठू मियाँ टेटे करके चिल्लाए और ना ही डर से अपने पंख फड़फड़ाए। यह देखकर किट्टू बहुत खुश हुई और मिट्ठू से बोली म्याऊं म्याऊं, यानी नया साल मुबारक हो। नए साल में नया दोस्त पाकर मिट्ठू बहुत खुश हुआ और किट्टू भी बहुत खुश थी। मिट्ठू अपनी लंबी पूंछ हिलाकर गोल गोल घूमने लगा। किट्टू की बहादुरी ने घर वालों का दिल जीत लिया था। वो सब किट्टू और मिट्ठू की दोस्ती देखकर बहुत खुश थे। मिट्ठू के साथ घर के सब लोग समझ गए थे कि मिट्ठू को किट्टू से अब कोई खतरा नहीं हो सकता। अब किट्टू और मिट्ठू साथ साथ खेलते, एक दूसरे से कुछ कहते और सुनते। मुझे तो ये कहानी बहुत अच्छी लगी। तुमने सही कहा, सच में बहुत इंटरेस्टिंग कहानी थी ये। वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती आसमानों की। महकना और महकाना तो काम है खुशबू का, खुशबू नहीं मोहताज होती कद्रोदानों की।
इन्हीं सुंदर विचारों के साथ हम इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको यह सुनकर आनंद आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।